Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर। Hosting the show ताहा सदाकत and रोहान नदीम। ये है The Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, assalamu alaikum. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहा नदीम. We're back after this amazing match that we just saw, match number 5 of the HPL PSL that just wrapped up in Rawalpindi between Islamabad United and Peshawar Zalmi. Another हाई स्कोरिंग कहें इसको क्या कहें, हमने कल भी डिस्कस किया कि अब 200 प्लस स्कोर्स तो एक बहुत रेगुलर चीज़ बन चुकी है, रूटीन चीज़ बन चुकी है। बट क्योंकि अभी रावलपिंडी लेग चल रहा है तो हम बैक टू बैक स्कोर्स भी देख रहे हैं और एक और आज हमें सेंचुरी भी देखने को मिली, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट वंस अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव री एस्टैब्लिश्ड and reinforced their dominance up against Peshawar Zalmi, beating them by 102 runs. So all of that post-match analysis coming right up. Quickly अपने wonderful co-host को भी introduce करा ले, who also has a lot to say, even though आज ना इनके MVP चले ना मेरे MVP चले. But Taha Sadakat, thank you for being with us once again. What are your thoughts on Islamabad United pulling up another Islamabad United? I mean, बड़ा टोटल एक दफ़ा फिर रावलपिंडी में बड़े टोटल्स ही बन रहे हैं और आज क्या 5वें मैच के अंदर तीसरी सेंचुरी हमें देखने को मिल गई। मतलब काफ़ी फास्ट पेस पे चल रहा है PSL। चले अभी पेस को कंटिन्यू रखते हैं। वी हैव गॉट सोहेल तनवीर एंड सना मीर विद अस इन द डगआउट। एंड सोहेल भाई, आपके MVP कौन थे कल आज के मैच के लिए? कॉलिन मनरो। ओके, चले You were the closest. I think आज it's fair to say कि आज आपको पॉइंट है। But once again हमने पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात की थी कि उनकी बॉलिंग वीक लग रही है और कल भी काफ़ी डिस्कस किया। Once again they showed के समझ में नहीं आ रहा उनकी प्लेइंग 11 देख के कि वो बैलेंस कहाँ पे है। बॉलिंग एक तो उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनको भी सही से खिला नहीं पा रहे। अगर मैं इस लाइनअप में देखूँ, मैंने कल भी अलजारी जोसेफ के बारे में बात की थी। ही इज़ अ बॉलर हु रन्स इन, हिट द डेक हार्ड, बॉल बैक ऑफ लेंथ। तो नया बॉल आप उसको कराते हो जो आगे से स्विंग करने वाला बॉलर होता है। तो आपके पास, मुझे तो समझ नहीं आई, अली रज़ा अकेड हु इज़ नोन फॉर हिज न्यू बॉल बॉलिंग, वो आगे से बॉल को स्विंग भी कर लेता है। दे ब्रॉट हिम इन सेकंड चेंज और नया बॉल आपने अलजारी जोसेफ। तो होता ये है कि अब कॉमन आदमी कहेगा यार जहाँ पे भी बॉलिंग करनी है, बट वो मुझे पता है कि एक नए बॉल के बॉलर को, अगर मैं खुद नए बॉल का बॉलर था, अगर मुझे फर्स्ट या सेकंड चेंज में लाया जाता तो मेरी जो अचीवमेंट है, ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, वो आधी रह जाती, क्योंकि मेरी आपने स्ट्रेंथ मुझसे ले ली। माई स्ट्रेंथ वाज टू स्विंग द बॉल। तो सेम गोज न्यू बॉल बॉलर जो होता है, अगर आप उसको ओकेजनली चले, अगर तो स्पिनिंग ट्रैक है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एंड देन नॉट प्लेइंग वो नाहिद राना अगेन। कल भी हमने बात की, मुझे नहीं पता कि वाई दे परसिस्टिंग टू सिट हिम आउट। अब आई एम नॉट टू श्योर कि वेदर ही इज इंजर्ड और नॉट, बट मेरे ख्याल में तो उनकी इस बॉलिंग लाइनअप में जगह बनती है। एंड कल भी बात जो हुई, आप देख लें कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग में नजर आया हमें। देखिए ना मोहम्मद अली को भी कितने रन्स पड़े हैं अपने 4 ओवर्स में। ही इज गोइंग फॉर रन्स एज वेल। वही बात है ना कि इनके अगर आप देखें तो मोहम्मद अली का नो डाउट लास्ट PSL वेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वो उनको नए बॉल से बहुत अच्छी शेप मिल रही थी, बट जहां उनको स्विंग मिलना बंद हुआ, अब उनके पास प्लान बी नहीं है। वो प्लान बी कैसे आता है जब ओवर द इयर्स आप खेलते हो। एंड मोहम्मद अकरम इज़ देयर, आई एम श्योर के ही इज़ बीन अराउंड, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली, खिलाई भी, पाकिस्तान टीम के भी बॉलिंग कोच रहे। सो आई डोंट नो, उनकी जो बॉलिंग है वो वीक लिंक है। जब आप बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, बट जब आप 240 चेज कर रहे होते हो तो वो चाहे बाबर हो, साइम हो, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। जैसे आपने कल कहा था कि बहुत ही अनसेटल्ड लग रहा है बॉलिंग अटैक उनका, और वही आज भी उसी जैसे ऐसे लगा कि जिस तरह पहला मैच खत्म किया था वहीं से शुरू कर दिया। दे डिड नॉट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। उन्होंने ऐसा लगा कि कोई वर्किंग नहीं की उसके चीज़ें ठीक करने। यस, आप कोशिश करते हो कि पहले 2-3 मैच सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएं, बट जहां आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा आप कोई
ब्लंडर हो रहा है या चीज़ें गैदर अप नहीं हो रही तो आप स्विच करते हैं, आपने फ़ौरन चेंज करनी होती हैं, आप इतना लंबा वेट नहीं करते क्योंकि जब 2-3 बैक टू बैक आप मैचेस हारते हैं ना तो एक तो आप पॉइंट लूज़ करते हो, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो वो एक टीम का एक कॉन्फिडेंस होता है ना, मोराल होता है, वो बहुत नीचे चला जाता है। और जो टीम पहले 2-3 मैचेस जीती है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मोर ऑफन देन नॉट दे क्वालिफाई टू टॉप 4, और जो नीचे बॉटम वाली होती हैं वो बड़ी मुश्किल से फिर उनके पास चांस होता है टू मेक अ कम बैक और वो आगे थ्रू करना। तो आई थिंक कि और अगेन मैं वही बात करूंगा कि जो रिसोर्सेज वो खिला भी रहे हैं उनको भी यूटिलाइजेशन, मैंने वो शेन वॉर्न की बात की ना, कैप्टन का काम होता है कि प्लेयर की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको यूटिलाइज करना। अगर आज आप सारे क्लूलेस नजर आए, इवन जब वो रन्स के लिए जा रहे थे, अली रजा बाबर बार बार उनके पास जा रहे हैं, टीकेसी जा रहे हैं, ट्राइंग टू टॉक टू हिम, लेकिन ऑब्वियसली एक 17 ईयर ओल्ड फॉर हिम, मतलब मुझे अब अली रजा बेसिकली बॉलर है, ग्लेन मैगरा टाइप, लंबी हाइट है, हाई आर्म एक्शन है, बैक ऑफ लेंथ उनकी स्ट्रेंथ है, वो पॉइंट पीछे लेके स्टार्ट में ही आपने उससे यॉर्कर डलवाने शुरू कर दिए कि पॉइंट पीछे है, तो फरहान ने आराम से उनको कवर पे 3 चौके मार दिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, और फिर एक 16-18 साल का बच्चा जब शुरू में ही अंडर द पंप आ जाए ना तो उसके लिए कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। यू नीड पीपल अराउंड, कोई अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर उनके साथ होता ना मैदान में, ग्राउंड के अंदर, तो शायद वो हेल्प करता। लेकिन इस पूरी लाइनअप में देयर इज़ नो वन, एक भी एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है जो कि मुश्किल टाइम पे जाके, यस बाबर वाज देयर, बट बॉलर जो गाइडेंस दे सकता है ना बॉलर को, वो एक बैटर नहीं दे सकता। इससे पहले कि हम इस्लामाबाद की बैटिंग के ऊपर डिटेल में जाएं, सना वांट योर थॉट्स अबाउट द पेशावर बॉलिंग। आप भी बताइए कि आप इस बॉलिंग अटैक की जो अनसेटलमेंट है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है पेशावर की तरफ? देखिए, सोहेल भाई की बात से स्टार्ट करूंगी शुरू के, नाहिद राना जैसा बॉलर इस बॉलिंग अटैक से बाहर नहीं बैठता T20 क्रिकेट के अंदर, और लाइक टू लाइक आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं कि अलजारी जोसेफ को, क्या आपकी बहुत बैटिंग का बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर लें, पहले तो ये चीज़ है कि आप ये कर दें। फिर इनकी टीम की जो पिक्स हैं उसमें भी ऑब्वियसली आपको चीज़ें नज़र आई, आमिर जमाल को रिलीज़ किया, उसकी जगह हुसैन तलत को लेके आए, अभी वो उस तरह की उनकी इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। एक टाइम पे वो भी होते थे आयरन मैन जिनको हम बोलते थे, वो इनके पास थे, वो भी अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली PSL का हिस्सा। उसके बाद अब कॉलिन मनरो जैसे लेफ्टी वहाँ पर हैं, तो साइम अयूब को नहीं लाया गया, वो भी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि एक आध ओवर के लिए लाते, पिछले मैच में इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं की है उन्होंने। और जो इनएक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अगर आप लाहौर कलंदर्स को देखें, आप बाकी टीम्स को देखें कि जैसे आसिफ अफरीदी एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो जब एज ए स्पिनर पावर प्ले में बॉल करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। ठीक है उनको रन्स पड़े बट 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स नहीं। आरिफ याकूब पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा खेले, मैंने कल भी मैच से पहले ये बात की थी, आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर इस तरह का चाहिए। अब ठीक है सुफियान मुकीम को वो खिला रहे हैं, बट शायद इनको आगे के उन मैचेस में जहाँ पे पिच में थोड़ा सा कुछ होगा, आज देखें बिठाया इस्लामाबाद ने भी अपने पेस अटैक में से मेन बॉलर्स को बिठा के एक्स्ट्रा ज़रा पेस को कम भी किया है, बिकॉज पिंडी की पिच में जितना तेज़ आएगा उतना तेज़ जाएगा भी बॉल, सो आपको वेरिएशन भी चाहिए पेस की। सो बहुत सी चीज़ें इधर हैं जो प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं पेशावर की, और वही बात है कि हम बात करते हैं कप्तानी के कॉन्फिडेंस की है। बाबर आजम जैसे कल भी आपने बात की, जब आप खुद एज ए कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपकी डिसीजन मेकिंग एज ए कैप्टन भी, अनफॉर्चुनेटली एज ए प्लेयर भी आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही होती है, और एज ए कैप्टन भी। तो बहुत ज़रूरी है बाबर के लिए अपने पर्सनली भी परफॉर्म करना, और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी एज ए कैप्टन, क्योंकि जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में वो क्लैरिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है, टीम के लिए भी और अपने लिए भी। बिल्कुल। एंड अब क्योंकि हमने पेशावर की थोड़ी वीकनेसेस की बात की, और हम मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रिजल्ट्स एज वेल। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड, सना एंड सुहेल, आप दोनों का मैं इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगी कि थ्रू द इयर्स उनकी ना हमेशा ओपनिंग स्टैंड उनका हमेशा एक्सप्लोसिव रहा है, चाहे वो फॉरेन ओपनर्स हों या चाहे लोकल वो किसी को ट्राई करें। आज साहिबजादा फरहान ने वो इनिंग्स खेली है जिसके लिए वो इतने सालों से सर्किट में जो रन्स वो कर रहे हैं, फाइनली इस स्टेज पे उन्होंने वो करके दिखाया है। 106 ऑफ 52 बॉल्स, 13 fours, 5 sixes, a strike rate of 203. I mean,
مزہ آیا ہے, پنڈی کے کراؤڈ کو مزہ آیا. دیکھیں یہ وہ اننگز ہوتی ہیں, یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں سم ٹائمز جو آپ کے کریئر میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس کے بعد آپ کا سیلف بلیف اپنے اوپر پختہ ہو جاتا ہے. یہ ون آف دوز اننگز ہیں, ہوپ فلی انشاءاللہ صاحبزادہ فرحان کے لیے, کیونکہ ایز اے پلیئر ڈومیسٹک لیول پر جب جتنا پرفارم انہوں نے کیا ہے, آپ کر رہے ہوتے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اس کو آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر ان کو پاکستان جب موقع ملا تو وہ بھی 5 نمبر پہ ان کا آرڈر چینج کر دیا گیا جب ان کو موقع دیا. تو اب جس طرح کی پرفارمنس انہوں نے دے دی ہے, اسٹیمپ اتھارٹی اپنی کی ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دو گے تو مجھے ایز این اوپنر دو, میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں. اور جب آپ اتنے بڑے لیول پہ پرفارم کر دیتے ہو نا, تو سم ٹائمز جو آپ کے اپنی انر ڈائلاگ ہوتا ہے نیگیٹو, وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے اس طرح کی اننگ سے. اور مجھے یاد ہے, میں اس کو صرف ریلیٹ مومنٹس کو اس طرح سے کرتی ہوں, جب ہم 2010 کا گولڈ میڈل جیتے, اس سے پہلے میں ہر وقت پلیئرس کو, لڑکیوں کو کہتی رہتی تھی کہ بھائی تم لوگ ہو اس قابل, تم لوگوں میں اسکل ہے, یہ ہے. بہت کوشش کرتے تھے ہم زبانی وہ موٹیویشن دینے کی, پر جو آپ کی پرفارمنس موٹیویشن اور اس کو اگر وٹنس کرے ایک گلوبل لیول پر دنیا, تو اس کے جو ایک کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر, وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ اننگز ہونی چاہیے صاحبزادہ فرحان کی, ٹرننگ پوائنٹ فار ہز کریئر, کہ وہ اب آگے اسی طرح کرو. اور پچھلے اگر آپ عرصے میں دیکھیں 400 ان کے T20 میں, میرے خیال سے ایک سال میں, جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ڈومیسٹک اور T20 کرکٹ کے اندر. تو آئی تھنک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلیں, اور بڑا زبردست انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی رینج آف شاٹس کا بھی, اور جو بیٹ بالنگ ان کو آفر ہوئی اس کا بھی, اور اچھی بالز پہ بھی کافی اچھی ہٹس لگا. سہیل بتائیے کہ کیا وہ ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ پہ؟ اب کر یہ کیا اتنا کانفیڈنس آئے گا اس چیز سے؟ یہ والے جو صاحبزادہ فرحان جو پچھلے لاسٹ 2 months میں نے دیکھے ہیں نا, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ ہیز بین اراؤنڈ, مطلب میں نے ان کو 2017 میں پہلی دفعہ ہم ہانگ کانگ سپر سکسز کے لیے گئے تھے, تو ہی واز سلیکٹڈ دیر, تو وہاں سے تو اٹس بین 7-8 years ہیز بین اراؤنڈ. بٹ جو یہ 2 مہینوں میں صاحبزادہ فرحان ہم نے دیکھا ہے نا, یہ آپ کہہ لیں گے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو اب آئی ایم شیور کہ اگر ان کو کنسسٹنٹ چانسز دیے جائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں, تو ہی ول سروائیو. ریزن از کہ ان کی رینج آف اسٹروک آپ دیکھیں, ان کا ہیڈ کا جو بیلنس ہے, جس طریقے سے وہ فیٹ اپنے موومنٹ, ان کو وہ فیٹ یوز کر رہے ہیں, وہ کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, آگے جاتے ہیں, سو ہی نوز واٹ از ڈوئنگ. تو ٹیکنیکل سائڈ ہے, مجھے بتائیں مینٹلی آپ نے اگر ان کے ساتھ اوبیسلی کھیلا ہے, تو مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, اور کیا انٹرنیشنل سرکٹ میں سروائیو کر سکیں گے؟ اب دیکھیے, پہلے جو ان کو چانسز بھی ملے نا, میرے خیال میں وہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے کھیل نہیں رہے تھے. دوسرا ان کو چانسز اس جگہ ملے بھی نہیں ویری ڈیزروڈ. مطلب وہ نیوزی لینڈ جو بھیجا گیا تھا, وہ تو ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ وہاں پہ اوپنر کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم کہ فار دا سیک آف سلیکشن کے, جی ایک بندے نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا, ہم نے اس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے اور کھلانا ہی کھلانا ہے, اس کے نمبر پہ جگہ بنتی ہو یا نہ ہو. بھائی ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. میں اس کی ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارے جب 2Ws کھیل رہے تھے, تو اس ٹائم پہ اتنے فاسٹ بولرز فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے فرسٹ کلاس سے ہی باہر ہو گئے بیچارے, جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنے تگڑے بولر تھے, آج کل ہوتے تو وہ سپر سٹار ہوتے, بٹ ان کو چانسز نہیں مل سکے. ریزن از کہ وسیم وقار مطلب اپنی پیک پہ گریٹسٹ بولر, ٹھیک ہے, تو سم ٹائم آپ کو نا ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ. کسی کے لیے خواہ جگہ بنانا نا, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جو کہ صاحبزادہ فرحان کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بندے کو جو کہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, ساری زندگی اس نے وہیں پہ رنز کیے ہیں, آپ نے اس کو وہاں بھیج کے خواہ میں کھلانا, کیونکہ جی میڈیا کا پریشر تھا, ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. تو لیکن اور بھی کتنے بیٹرز کے ساتھ بہت کتنے لوگوں کے کریئر اس پہ میں اگر شروع کروں تو بہت ساری ایگزامپل آپ کو گنوا سکتا ہوں. بٹ آنیسٹلی اس ٹائم پہ بھی صاحبزادہ فرحان واز اسکورنگ رنز. آج جو اس نے خود مینشن کیا کہ مائی اسٹرائک ریٹ واز اے ایشو, مطلب وہ اسکور کر رہے تھے بٹ اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ نہیں کر رہے تھے T20 میں. اب یہ جو میں 200-300 انہوں نے وہ ڈومیسٹک T20 میں کیے, اور آج جو 100 کیا, یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ لک مجھے نظر آئی ہے. رینج آف اسٹروک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے ان کے پاس, میں نے خود ان کے اگینسٹ بہت بالنگ کی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے, ابھی جو رینج آف اسٹروک ان کے پاس بڑھ گئی ہے, جو خاص کر وہ پیچھے ہٹ کے لینتھ, بیک آف لینتھ بال کو مڈ آف کے اوپر چھکا مارتے ہیں یا اسکرین کے اوپر چھکا مار دیتے ہیں, اسپنر کو ریورس سویپ بھی مار رہے ہیں, سلاگ سویپ بھی مار رہے ہیں, انسائڈ آؤٹ بھی مار رہے ہیں, ایکسٹرا کور کے اوپر چھکا بھی مار رہے ہیں, کور کے اوپر بھی چھکا, آج وہی شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ بھی انفیکٹ وہ ہوئے ہیں. تو اٹ شوز کہ ان کی رینج آف اسٹروک, اور لیپ بھی آپ نے دیکھا انہوں نے مارے, ایگزیکٹلی وہ مطلب 360 ڈگری پہ کھیل رہے ہیں. تو اس طرح کا پلیئر جو ہے نا, اب اگر ہم ان کو نہیں کھلاتے تو ان کے ساتھ جاتی ہے. روہا, کولن منرو, what a player to have on your side. I love Colin Munro. One of my favorite PSL memories.
is watching, अगर आप लोगों को याद हो बाउंड्री पे that kid Ball boy. जो बॉल बॉय जिससे वो कैच Yes, of उसने course. अटेम्प्ट Yeah, किया, वो कैच हो नहीं सका. कॉलिन मुनरो ने उनको बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ें, और कुछ ही बॉल्स के बाद दोबारा से उस बच्चे ने वो कैच पकड़ा and he hugged him. I mean a complete player and he adds a lot of value. कुछ साल पहले सना और मैं एक प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर रहे थे, जूनियर लीग जो थी, और उसमें ये एज अ मेंटोर आए थे एंड ही वाज वर्किंग विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान. एंड सना हमने भी विटनेस किया कि कितना वैल्यू ये ऐड करते हैं, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर इन एनी साइड बट ऑल्सो इन दैट रोल वेयर ही मेंटोर्स दोज अराउंड हिम. सो ऐसे प्लेयर की बहुत आई थिंक वैल्यू है. बिल्कुल रोहा, मैं भी एग्जैक्टली वही मेमोरी इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही थी, और यही चीज़ नज़र आती है कि जो लीडरशिप होती है, हम ये समझते हैं कि नाम के आगे कप्तान लग जाए तो तब आप लीडर बनते हैं टीम का, पर लीडरशिप इज़ मोर देन एनी टाइटल यू कैन रिसीव. कॉलिन मुनरो के अंदर वो लीडरशिप नज़र आती है, और इसमें मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी दाद दूंगी कि जब वो प्लेयर्स उठाते हैं ना, वो उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं. इसी तरह की मिसाल सलमान अली आगा की मैं ले सकती हूँ, इमाद वसीम की ले सकती हूँ, कि उन प्लेयर्स को जब अपनी टीम में आके खिलाया है तो वो वैल्यूएबल फील करते हैं, उनको लगता है कि हमें वैल्यू किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंसेस बढ़ के नज़र आती हैं. इसी तरह कॉलिन मुनरो अगर कभी टीम से बाहर भी हैं, नीचे भी बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन खुली है, ऑनेस्ट है, तो इस तरह का बंदा फिर जिस भी जगह पे आप उसको भेज दो वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है. और जो आप बात पाकिस्तान जूनियर लीग की करी थी, आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त वो प्लेटफॉर्म था. और इन्होंने जिस तरह से जितने ये इन्वॉल्व थे, जितने सीरियस थे, वो डीन जोन्स की डायरी याद आ जाती थी जब मैं कॉलिन मुनरो को देखती थी, क्योंकि वो भी इसी तरह बैठ के लिख रहे होते थे और बहुत इन्वेस्टेड थे. और जैसे हम PSL में बहुत से लोगों की, डैरन सेमी की बात करते हैं, बहुत से लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आई थिंक ये एक और नाम है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में कोशिश की है कि अपनी लीडरशिप से बहुत कुछ टू गिव बैक टू दिस लीग. तो आई थिंक बड़ा खुशी होती है कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिले, और फिर हमारे इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, वो एग्जीक्यूशन हो, या वो लीडरशिप हो. देखिए ऑनरशिप रोहा, सॉरी, ऑनरशिप तभी आती है जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, तो इन्होंने 7-7 8-8 सीजन खिलाया है प्लेयर्स को. मैं रोमान रईस की वो एग्जांपल दूंगा कि व्हेन ही वाज इंजर्ड, वो खेल नहीं सकते थे, दे ब्रॉट हिम इन एज ए बॉलिंग कोच. तो फिर जब आपके साथ आपकी टीम ऐसे कर रही हो, तो वो क्यों नहीं आएगा आपके अंदर, वो ओनरशिप आप लेंगे. एग्जैक्टली, जब आपको लगेगा यार जो थे वो गए थे ड्यू टू जब आप टीम को चैंपियनशिप जितवाएं और वो अगले सीजन आपको ना रखे, तो फिर वो कहाँ से आपके अंदर वो ओनरशिप और वो नहीं आती है. ये बहुत अच्छी बात है. ये बेसिकली आपको टीम की तरफ से भी लॉयल्टी शो होती है, तो प्लेयर उससे डबल करके दिखाता है. सो इट गोज, ताली वो कहता है ना, दोनों हाथों से बजती है. हम आजम खान के ऊपर भी थोड़ी अब बात करेंगे, जो कल ताहा के MVP थे, जो कि उस तरह से आज इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके. ही केम इन एट नंबर 4 एंड ऑब्वियसली जब आप इतना उस टारगेट आप जब सेट कर रहे होते हो, तो यू नीड ऑल योर बैटल्स टू फायर, एंड आजम खान इज़ नोन टू फायर. बट आपने क्योंकि सुहेल नंबर्स की बात की, आजम खान आपकी नज़र में इस T20 साइड में कहाँ फिट होते हैं, और डू यू थिंक कि सलमान अली आका को भी 5 पे ही आना चाहिए जिस पे आज वो आजम खान पाकिस्तान क्रिकेट का वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट. आप बताइए कि आपके ख्याल से क्या उनकी जगह बनती है और क्या रोल है जो उनसे आप ले सकते हैं. अगर तो हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो आई गेस नहीं. वहाँ पे मतलब यू हैव टू मैच अ सर्टेन क्राइटेरिया. मतलब ठीक है, किसी ना एक्सेप्शनल टैलेंट पे आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, बट वो कंप्रोमाइज़ भी 19-20 या 18-20 वाला होता है. आई थिंक ही डजंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान. ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगता है, क्योंकि इनको क्लियरली एक मैसेज दिया गया कि यार आप देखें, ऑब्वियसली अगर वो 130 kg हैं तो आप उसको नहीं कह सकते कि यार 80 पे आ जाएं. इट्स नॉट गोना हैपन. बट प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कहा यार आप अगर 130 पे हैं तो उसको 120 पे तो ला सकते हैं ना. एटलीस्ट वो क्या होता है कि ये शो करता है यार कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं. ठीक है, आप ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, तो वो फिर टीम वाले भी आपकी तरफ जो है ना वो उनका. बट जब आप विलिंगनेस नहीं शो कर रहे, आप विलिंग ही नहीं हो, आपको 130 पे कहा जाए कि नीचे ले आओ तो 135 पे चले जाएं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, जब इनकी सिलेक्शन हुई थी तब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि शायद T20 फॉर्मेट में उस तरह से फिटनेस
मैटर नहीं करती जितना लंबे फॉर्मेट में करती है. आप एग्री करते हैं इससे? करती है कहीं ना, मैंने कहा ना कि 18-20, चले मैं 17-20 भी कह दूं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. और ये और देखें अभी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं. CPL से ये काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आपने इनकी कोई बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे इनके ऊपर काम हुआ. ही वॉज एक्सपोज्ड ऑन शॉर्ट पिच डिलीवरीज. आज भी आए तो पहला बॉल इनको शॉर्ट पिच ही हुआ. वो तो चले उन्होंने हुक किया, वो टॉप एज हुआ, पीछे छक्का हो गया, बट उनको अब एक्सपोज कर दिया गया है क्योंकि ही सो बिग. फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी वो हिट एंड मिस ही चल रहे हैं मेरे जो जितना वो तो खैर उनका brand of cricket ही वो वो है. ही सो स्ट्रांग, जब वो आगे उनको बॉल करेंगे ना तो ही उनसे स्ट्रांग हिटर कोई नहीं है. ये मैं ही सो टैलेंटेड, बट जब उनकी वीकनेस अब शो हो गई तो कोई उनको आगे बॉल ही नहीं कर रहा. इसलिए वो आप कह रहे हैं ना कि वो हिट एंड मिस वाला हो रहा है. ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट बिफोर दैट, Yeah. क्योंकि उन जब खासकर वो जिस नंबर पे बैटिंग करने आते थे 5वें 6ठे पे, तो वो डेथ बॉलिंग हो रही होती. डेथ बॉलिंग इज मोर अबाउट यॉर्कर्स, तो उनको आगे बॉलिंग की जाती थी जिसमें उनके पास स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि यू मिस मार्जिनली वो आपको छक्का मार देते हैं. बट अब क्या हो रहा है कि उनको आगे बॉलिंग ही नहीं की जा रही. और इसी वजह से आई थिंक विकेट कीपर भी उनको रखा जाता है क्योंकि वो फील्ड में शायद ऑब्वियसली वो जाहिर है इनपुट नहीं दे सकते, तो खेलेंगे तो वो एज अ कीपर ही खेलेंगे. और फिर इस Yeah. वजह से भी उनकी टीम में जगह का डबल एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो एज अ कीपर कैसे खेल सकते हैं. आते हैं पेशावर की बैटिंग की तरफ बट आते लीग हैं. क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस, आई मीन लीग क्रिकेट में ही कैन प्ले, और इफ इस्लामाबाद इज पिकिंग हिम, देयर एंड नो डाउट. लास्ट सीजन उनकी एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी फॉर इस्लामाबाद देखिए उनकी यूनाइटेड. स्पेशलिटी स्पिन बॉलिंग Yeah. के अगेंस्ट बैटिंग है, और इसीलिए वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं कि उनका जो मेन, जब किसी टीम की कमर तोड़नी हो, उनके पास मेन स्पिनर्स का अटैक हो, तो जिस वक्त स्पिनर लगें, आजम खान को आप भेजें तो वो पूरी गेम बदल सकते हैं. सो लीग क्रिकेट के अंदर, जैसे सोहेल भाई बात कर रहे हैं, लीग क्रिकेट के अंदर उनका एक रोल है, एक इम्पैक्ट है जो आप उसको वो नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते. पर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो चीज़ें नहीं चलती हैं. और उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं. आपके पास मोहम्मद हारिस का ऑप्शन था, आपके पास हसीबुल्ला अभी आना शुरू हो गए थे, रोहिल नज़ीर आपके पास पीछे बैठे. तो जब आपके पास इतने ऑप्शंस हो, आपको पहले काम उन पे करना है जो कि विलिंग है, जो उस क्राइटेरिया को मीट करने की एटलीस्ट एक ख्वाहिश नज़र आती है करते हुए. तो लीग क्रिकेट में आई थिंक ही हैज़ अ प्लेस एंड ही हैज़ एन इम्पैक्ट जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. Yeah, for sure. He got talent. प्रॉब्लम वो पाकिस्तान क्रिकेट वाला वो हमने डिस्कस कर लिया. लीग क्रिकेट में तो ही इज ओके, ही गॉट टैलेंट, और पावर हिटिंग उनसे अच्छी मेरे ख्याल में. अगर मैंने वही बात की ना, आगे अगर बॉलिंग हो रही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, अब जैसे सना ने बात की, अब सबको पता है, तो कुछ स्पिनर उनके अगेंस्ट बॉलिंग वो आएंगे तो फास्ट बॉलर लगा दिए जाएंगे. चलिए, स्पीकिंग ऑफ एक्सपोज होना, तहा हमने कल भी अपने शो में ये बात की थी कि पेशावर ज़ल्मी seem to be over relying on that top order. ज़ाहिर है अगर आपके पास साइम अयूब है, बाबर आजम है, तो आप क्यों नहीं करेंगे इनके अराउंड रिलाई. बट अगेन सोहेल, आज फिर वही हुआ कि जब टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, जब आपका पावर प्ले यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर पूरी बैटिंग एक्सपोज हुई है. 43 for 3 इनका पावर प्ले का स्कोर था कंपेयर टू इस्लामाबाद का पावर प्ले का स्कोर विच वाज 73 जस्ट फॉर 1 विकेट. आई थिंक इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो उनकी बॉलिंग उसको पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और उसका खमियाजा जो है वो पेशावर ने. एक चीज़ ना इसमें दोनों टीमों में आपको इट शोज के प्लानिंग और लैक ऑफ प्लानिंग नजर आएगी. दे केम अप विद अ प्लान. उन्होंने बाबर को चौथे 5वें स्टंप से बाहर निकाला, जो उनको हमें पता है कि वो एक वीक उनका जोन बनता है. एंड देन स्पेशली अगेंस्ट साइम आप देखें कि उन्होंने 2 फील्डर पीछे रखे हुए थे. 2 ही फील्डर अलाउ होते हैं. उन्होंने स्क्वायर लेग भी पीछे रखा, उन्होंने मिड विकेट भी पीछे रखा, एंड देन दे स्टार्टेड बॉलिंग इन स्लो बाउंसर, क्योंकि उनको सबको पता है कि वो क्विक हैंड है, वो जल्दी जाते हैं बॉल को देख के. तो जहाँ पे उनको पेस ऑफ की जाएगी तो वो वही हुआ, स्लो बाउंसर हुआ. एक लगी वो गैप में गिर गई, बट दूसरा फिर स्लो बाउंसर हुआ. उन्होंने वो ट्राई किया, क्योंकि वो इस तरह के बैट्समैन है, जितनी तेज़ आप बॉल करेंगे ना, वो उसको क्विक हैंड के साथ वो फ्लिक कर देते हैं. बट जहाँ पेस ऑफ होगी ही स्ट्रगल्स. तो वही हुआ. तो बेसिकली इस्लामाबाद के बारे में अगर आप बात करें ना, तो वो दे आर कमिंग अप विद प्लान्स. वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है. 3 बार ट्रॉफी ऐसे ही तो नहीं मिल जाती किसी टीम को. इस बार स्पेशली मैं, अगर मुझे जो अभी तक मैंने 2 मैचों में देखा है ना, वो दे लुक्ड टोटली अ डिफरेंट टीम. बाकी सब टीमें खेली हैं, 5 टीमें बाकी भी खेली हैं, बट ये टीम मुझे इसलिए, मतलब हर चीज़ में आपको कोई ना कोई लॉजिक इसके पीछे नजर आएगी. वो चाहे कोई डिसीजन है, कोई प्लेयर खेल रहा है, अगर कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, हर चीज़ प्लान के साथ हो रही है. सना, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि बाबर को
ओपनिंग पे ही इंसिस्ट करते रहना चाहिए आफ्टर दीज 2 बिग फेलियर्स, 0 पे आउट हुए, 1 पे आउट हुए, या उनको नंबर को दोबारा कंसिडर करना चाहिए थोड़ा नीचे आने के बाद? देखिए T20 क्रिकेट में अगर आप ओवरऑल अब देखें जिस तरह की वो खेल चुके हैं, उनका ज़्यादातर तो मेन ओपनर पे ही बनता है बाबर आजम का, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो नेचुरली उनके लिए नहीं आता. उनके नेचुरल फॉर्मेट्स जो हैं वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर है. T20 में ओपनिंग में फ़ायदा क्या होता है किसी भी बैटर को, क्योंकि 2 फील्डर ऊपर होते हैं, नया बॉल होता है, ज़रा हार्ड होता है, आप गैप्स में डाल सकते हैं. तो उसमें ऊपर से अगर आपको 20-25 रन का स्टार्ट मिल जाए तो बीच में आप रन बॉल भी खेलें तो आपकी इनिंग्स बुरी नहीं लगती, आपकी इनिंग्स ठीक लगती है. उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाबर के लिए अपने पर्सनली सूटेबल शायद वो नंबर है. अगर टीम के लिए देखा जाए तो हो सकता है कि आप हारिस और साइम से करवा दें ओपन और फिर बाबर को 1 डाउन ले आएँ कि चलो उधर आके वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनिंग्स खेल रहे. पर पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करते हैं, वो प्लानिंग की जो बात सोहेल भाई ने की है, एक माइकल ओवन है, वो पहले मैच में जाते हैं 7 नंबर पे, जाके वो रन बनाते थे तो उनको आप 1 डाउन भेज देते हैं. अगर आपके 2 मैचेस की भी प्लानिंग पूरी नहीं थी, आपने इतनी चेंजेस अपने बैटिंग ऑर्डर में भी कर दी, तो इससे नज़र आता है कि आप पैनिक, आपका बटन दबा हुआ है. TKC जो है टॉम कॉलर, कैडमोर, अगर वो खेल रहे हैं तो उनको टॉप 4 में खेलना चाहिए. अगर नहीं वो टॉप 4 में खेल सकते आप उनको बाहर बिठा दें. उनको 5 नंबर पे खिलाने की तो मुझे समझ नहीं. ये जो आपने वर्ड यूज़ किया है पैनिक, ये आज नज़र आ रहा था और ये पहले 5 ओवर्स में ही हम उनकी शक्लों पे देख चुके थे जब कुछ उनके फेवर में नहीं जा रहा था. इस्लामाबाद की जो फॉर्म लगी हुई थी, आई थिंक पेशावर रियली वर इन दैट पैनिक मोड. बट अगर हम पेशावर की बात कंटिन्यू करें, 1 पॉजिटिव फॉर पेशावर टुडे वाज मोहम्मद हारिस. अनफॉर्चुनेटली वो उस परसूट में जो सक्सेसफुल नहीं हो सके, कोई पार्टनरशिप भी स्टिच नहीं कर सके. बट उनकी एक सोल जो वॉरियर वाली इनिंग्स थी, 87 ऑफ 47 बॉल्स, 12 फोर्स एंड 4 सिक्सेस. सुहेल, मोहम्मद हारिस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ऑब्वियसली वन ऑफ आवर यंग टैलेंट्स, एंड उन्होंने जिस तरह की इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस कुछ दी हैं, मेमोरीज में तो हम सब के हैं, बट क्या अब इस PSL के थ्रू वो कुछ स्पेशल कर सकते हैं? अगर मुझसे आप पूछेंगी तो मुझे हारिस के साथ जो कुछ इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ यही हैं कि वो अब आज जिस तरह की इनिंग खेली, आप हर बॉल पे जब चलाते हैं ना तो यही होता है 10 में से 1 इनिंग आपकी होती है, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑन टॉप लेवल. आप वो मैंने आई डू बैक प्लेयर्स हु प्ले हाई रिस्क क्रिकेट, उनको आपको थोड़ा सा फेलियर का भी आपको मार्जिन देना होता है, बट फिर भी परसेंटेज कुछ ना कुछ आपको शो करनी होती है. अननेसेसरी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, और इतनी हाई रिस्क क्रिकेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली ऑन टॉप लेवल. ये टॉप लेवल तो है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेन वही कि आप कंट्री के टॉप 5 बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे होते हैं, वो बड़ी प्लानिंग के साथ आते हैं. वहाँ पे आप हर बॉल पे हिट नहीं मार सकते. यस, वी ऑल एग्री कि आप इंटेंटफुल प्लेयर हैं. आप दुनिया के बाकी भी इंटेंटफुल प्लेयर देख लेना, दे स्टिल रिस्पेक्ट गुड बॉल, या एक सर्टन बॉलर जो आप जिसके खिलाफ आपको यू फील कि वो मुझे टफ टाइम दे रहा है, आप दूसरे को टारगेट कर लेते हो. तो कहीं ना कहीं वो, कल मैंने स्मार्टनेस की बात की थी ना, तो मुझे इनमें वो स्मार्टनेस का एलिमेंट मिसिंग नजर आता है. बट डू यू थिंक कि वो ये चीज सीख सकता है एक प्लेयर? इट कैन बी लर्नड. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. टैलेंट आप किसी को नहीं दे सकते. ये बाकी जितने भी एलिमेंट है ना, ये आप अगर हैं तो आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीख सकते हैं. मैं किसी को टैलेंट, मैंने कहा ना, मैं दे नहीं सकता, बट कोई जिसके पास होगा ना तो टैक्टिक्स आप सिखा सकते हैं. मैंने कल शाहीन के बारे में बात की कि वो लैकिंग इन टैक्टिक्स, तो टैक्टिक्स आप बताए जा सकते हैं, बट किसी को बॉलर आप 0 से हीरो नहीं बना सकते. सो वो हारिस आराम से सीख सकते हैं ये चीज़, बट आप अगर सीखने की कोशिश करें, अगर आप स्टबन हो, आप कहें नहीं मेरा तो यही स्टाइल है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ, तो फिर मुश्किल हो जाता है. टुडे ही प्लेड सुपर्ब इनिंग विच शोज़ के टैलेंट उनके पास है. अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएं तो आई थिंक कि उनकी जो रेशो है सक्सेस की थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, तो ही इज़ अ ग्रेट ऑप्शन इन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, एंड ही कैन सर्व अस. बिफोर वी गो ऑन टुवर्ड्स द ब्रेक, 2 क्विकली चीज़ें. एक तो इमाद ने 3 आउट किए और शादाब ने 2 आउट किए. उनके ऊपर क्विकली अगर मैं ना उस दिन सना से यही बात कर रहा था कि इमाद यूज्ड टू बी अ ओनली 1 डायमेंशन बॉलर, कि नया बॉल कराएंगे तो ठीक है, उसके बाद वो ही कांट बॉल. बट अब ये जो पिछले, वही आमिर वाली बात भी मैंने की कि आप सीखते हैं ना. अब जो उन्होंने वो लूपी
ऑफ स्पिन वो जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की वो एक है वो सीखी है उसने, इनको इतना कंप्लीट बॉलर अब बना दिया है कि आप इनको अब किसी भी स्टेज पे बॉलिंग करवा सकते हैं एंड ही कैन डू दैट सक्सेसफुली। उससे पहले सिर्फ ये था कि इनको आपने पावर प्ले में नए बॉल के साथ बॉलिंग करानी है, अगर वो नहीं कराएंगे तो मिडल में, क्योंकि वो सिर्फ तेज़ बॉल करते थे। जब से उन्होंने ये एक वेरिएशन ऐड की है उसने इनकी टोटली बॉलिंग को चेंज कर दिया है। और अब आप लेटली पिछले 1-2 साल से उनको देख लें, जहाँ पे भी वो क्रिकेट खेले हैं ही इज़ बीन सो सक्सेसफुल, he's been taking wickets. Except playing for Pakistan. अमेरिका में वर्ल्ड कप जो खेला, वो एक इवेंट खेले हैं, कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, बट लीग क्रिकेट जितनी भी ये पिछले 2 साल में खेले ना, इमाद वसीम वाज नोन एज ए इकोनॉमिकल बॉलर, नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग विकेट्स। ये उस एक बॉल सीखने ने इनकी बॉलिंग में वो डिफरेंस क्रिएट किया। आई थिंक सना कैन ऐड बिकॉज शी वाज स्पिनर एज वेल, बट दैट्स माय ओपिनियन। बिल्कुल, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, और दोनों को मैं दोनों की बात इकट्ठी मिलाऊंगी, चाहे वो मोहम्मद हारिस की एज ए बैटर बात करें, हम एक बॉलर की बात करें। जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसमें एक चीज़ बिल्कुल नहीं चलती, एंड दैट्स प्रेडिक्टेबिलिटी। जो बात हो रही है कि अगर एक बॉलर को पता है, मुझे एज ए बॉलर पता है कि इसने हिट ही मारनी है, हर बॉल पे हिट मारनी है, उसको बॉलिंग कराना बहुत आसान है ऐसे बैटर को। अगर मुझे ये नहीं पता कि ये सिंगल सॉफ्ट हैंड से सिंगल लेने जा रही है, रिस्ट इस्तेमाल करेगा, कट पे स्वीप मुझे या रिवर्स स्वीप पे जाएगा या नीचे आए, उस बैटर को करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अब आपको ये नहीं पता कि वो किस मोड से खेलेगा हर बॉल। इसी तरह एज ए बॉलर अगर इमाद वसीम को, पहले वाले इमाद वसीम को देखें तो सारी दुनिया को पता था वो आर्म बॉल करेंगे, उनका बॉल अंदर आएगा, वो स्पिन अवे नहीं करेंगे राइट हैंडर से। तो क्या हो गया, उनको आहिस्ता आहिस्ता रीड होना शुरू हो गया। लेकिन द मोमेंट ही स्टार्टेड फ्लाइटिंग द बॉल, द मोमेंट ही स्टार्टेड टेकिंग द पेस अवे फ्रॉम द बॉल, और वो भी कंट्रोल के साथ, तो फिर एज ए बैटर आपके दिमाग में डाउट होता है कि मैं स्वीप पे बैठूंगी ना बैठूं, तेज वाला बॉल आएगा। Is this also the reason that शादाब खान की इंटरनेशनल फॉर्म में इतना डिप आया है, because he is not able to go past those predictable जो उनका एरिया है? शादाब अभी पहले एक स्टेप पे ही रुके हुए हैं, बिकॉज शादाब पहला स्टेप ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल हो, आप बॉल वहाँ फेंक सकें जहाँ फेंकना चाह रहे हैं। शादाब की एक्यूरेसी अभी उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके बाद ये चीज़ें मज़ीद आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बट जो शादाब का रिदम है वो अब थोड़ा सा किसी जगह पे किसी स्पेल में नज़र आता है, बट एक कंसिस्टेंटली अगर मैं कहूँ कि वो अपनी मर्जी से अपनी जगह पे बॉल फेंकते हैं तो वो नज़र नहीं आता। इसके साथ एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू आर वॉचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। Gee, welcome back. You're watching the Dugout on Tamasha and Maiko. We were talking about the match that just ended, and again Peshawar Zalmi जो है वो उनकी लगता है एक बैड स्ट्रोक ऑफ लक चल रही है, ना सिर्फ टीम के रिजल्ट्स में बट उनके स्टार प्लेयर्स पे भी। आज बाबर आजम once again could not make an impact, so we talked about all of that, and now we have Taha reached that point जहाँ पे I think हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू चूज़ कि हमने क्या सवाल करने हैं, बिकॉज आप लोगों ने हमें इतने ज़्यादा सवाल भेजे हैं। इट इज़ टाइम नाउ फॉर आस्क द एक्सपर्ट। जी, तो हैशटैग डग आउट एक्सपर्ट्स यूज़ करते हुए जो सवाल आप लोगों ने भेजे, सना आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल तो ये आया है जो ज़ैनब ने भेजा है। इट्स अबाउट द वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि पाकिस्तान की अभी तक अनबीटन रन जा रही है। एक तो हम होम एडवांटेज को भरपूर यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो मज़ा आया वो देख के। बट आपके क्या थॉट्स हैं? आज हमने वेस्ट इंडीज़ विमेन को भी हराया और हम अभी तक बैक टू बैक जो है वो मैचेस भी जीत रहे हैं और लगता है कि अब हम क्वालिफायर जीतने की तरफ जा रहे हैं। इज़ दैट टू सून टू से? I mean क्रिकेट में इट्स ऑलवेज टू सून, बट ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान टीम तो वैसे भी तो आई थिंक बहुत अच्छी माशाल्लाह क्रिकेट खेली है। ये मैच बड़ा क्रूशल था पाकिस्तान में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी स्कॉटलैंड से हार चुका था, तो उनके लिए भी ये मैच बड़ा क्रूशल था। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 टीम्स रह गई हैं
जो अभी तक अनबीटन है, और पाकिस्तान का एक मैच बांग्लादेश से और एक थाईलैंड से। बहुत अच्छा लड़कियों ने आज खेला, खासतौर पे सिद्रा अमीन ने बड़ा अच्छा मुश्किल विकेट लग रहा था बिकॉज लो स्कोरिंग मैच था, 50 रन उन्होंने किए, पर फातिमा सना की भी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, हेली मैथ्यूज़ कप्तान को उन्होंने आउट किया। और मेरी बात हुई है लड़कियों से पहले भी, क्वालिफायर से पहले भी होती रही, बीच में भी होती रही, बहुत मोटिवेशन है लड़कियों में, और एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन इसलिए भी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में, और अगर ये क्वालिफाई करती हैं तो आधा वर्ल्ड कप श्रीलंका भी लेके जाएंगे हम। तो वो जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है लड़कियों के अंदर, बिकॉज आपको पता है नए जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे उनके मैचेस, तो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन डेफिनेटली लड़कियों में। अक्टूबर में होना है ये वर्ल्ड कप इंडिया में, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका, वरना UAE, बट मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस होंगे। सो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन से भी ये लड़ें, और बहुत इस तरह आज की जो परफॉर्मेंस थी मैं बड़ी खुश हूँ जिस तरह से बॉलिंग करवाई। And don't we love having a fast bowling captain? Absolutely. Fatima Sana has been brilliant the way she has led this side, especially जो T20 World Cup में जब even her father passed away, she flew back, attended the funeral, और अगले दिन वो वापस आई एक दिन के बाद, और आके उन्होंने मैच खेला और अपने मुल्क को लीड किया। आई थिंक इससे बड़ी कुर्बानी कोई भी नहीं दे सकता, आपके माँ बाप से आगे कोई भी नहीं होता। और मैंने जो उसके अंदर वो अपने मुल्क की मोहब्बत और जो डेडिकेशन देखी है, आई थिंक वो आपका दिल करता है कि ऐसे इंसान को ज़रूर इज़्ज़त मिले और उसके अंडर टीम जीते। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फातिमा के अंडर इस तरह की परफॉर्मेंस, एक ऐसी टीम जहाँ पर सीनियर्स भी थोड़े ड्रॉप हुए, सब कुछ हुआ, बट वो टीम लड़ रही है, वो लड़ती हुई नज़र आ रही है। कि आज एक लो स्कोर पे पाकिस्तान टीम आउट हुई, जो वेस्ट इंडीज़ के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, पर पूरी टीम इज़ बैकिंग हर एज अ कैप्टन, शी इज़ बैकिंग द प्लेयर्स। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आज पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ से ही रिलेटेड एक सवाल हमारे पास आया है, ख्वाजा शहबाज ने पूछा है लाहौर से, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की डिक्लाइन की वजह क्या है? आप इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जिसमें आपने कैरेबियन में भी खेला है, लीग्स में भी खेला है, ये मतलब ऐसी जो ग्लोरी वेस्ट इंडीज़ के साथ अटैच थी कि ख़तरनाक फास्ट बॉलर, क्रेजी बैट्समैन, वो जो लेगेसी है वो कहाँ गई वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की? पैसा खा गया। वो जो लीग्स में पैसा आया ना, एंड देन क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कोई एक कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ कंट्री, वो एक 7-8 आइलैंड्स की टीम बनती है, और हर आइलैंड जो है वो, बल्कि जब आपस में उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा होता है ना, तो वो ज़्यादा कंपेटिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो अपनी कंट्री की तरफ से खेल रहे होते हैं। वो सेंट किट्स अपनी ज़ात में एक कंट्री है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक कंट्री है, गयाना एक कंट्री है, बारबाडोस और ट्रिनिडाड जो है ना वो हमेशा से वो पावर की जंग उन दोनों आइलैंड में रही है क्रिकेट को लेके, कि कभी वहाँ वाले लोग पावरफुल होते हैं जब, तो जो भी कंट्री पावर में होती है वो कोशिश करती है कि अपने प्लेयर्स को ज़्यादा इंडेक्ट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे रहा है कि वहाँ पे कंट्री की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो कोई एफिलिएशन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ कंट्री। और जब पैसा आया तो ऑब्वियसली वो पैसा फिर उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए आप देखें कि उनके बड़े बड़े प्लेयर वो वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के रिटायरमेंट भी नहीं ली। You talk about Andre Russell, you talk about Pollard, Bravo, Chris Gayle, सुनील नारायण ने तो बिल्कुल ही खेलने, ये लोग तो फिर बीच में थोड़ा बहुत आते रहे, खेलते रहे, फिर चले जाते रहे। नारायण ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया था खेलने से, एंड ही नेवर प्लेड फॉर कैरेबियन अगेन। सो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम वहाँ पे एक तो ये जो मैंने इशू कहा कि पॉलिटिकली वहाँ पे चीज़ें, जो भी आइलैंड पावर में जाता है तो वो कोशिश करता है कि अपनी टीम बस बना लें। तो दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट रहा है उनके डाउनफॉल का, कि वो ये है कि जब पैसे को प्रेफरेंस दी गई प्लेयर्स ने, मैंने कल भी कहा ना कि वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इतना मज़ा आता था ग्रोइंग अप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट देखने का, एक मतलब उनका एक अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट था। ग्रोइंग अप आई हैव सीन पीपल लाइक कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉल्श, ये तो और उससे पहले के एरा के तो फास्ट बॉलर्स और भी क्रेजी थे। आपने ऑब्वियसली ग्रोइंग अप, आपकी इंस्पिरेशन में भी थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, कुछ इंस्पायर करती थी? एब्सोल्युटली सर, विवियन रिचर्ड्स, उनके साथ हमें मौका भी मिला बाद में मुझे काम करने का भी। और आई थिंक इसी में सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, थोड़ा सा वहाँ पर भी जो प्लेयर्स के साथ ट्रीटमेंट का एक एलिमेंट है। अगर आप किसी भी वेस्ट इंडीज़ प्लेयर से बात करें, मेल और फीमेल,
बहुत ग्रीवियंसेस उनके भी होते हैं बोर्ड की तरफ, क्योंकि वो एक तो ये बात है कि वो कंट्री नहीं है तो उसको मैनेज करना प्लेयर्स को वो भी एक बड़ा मुश्किल है, पर वहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत से सेल्फ जो हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि आप उनको देखें वो जेनेटिकली वैसे भी बड़े सुप्रीम होते हैं, जनरली एथलेटिक होते हैं, तो वहाँ पर टैलेंट बहुत ऑटोमेटिकली जैसे पाकिस्तान में आता है वहाँ पर भी सिस्टम के बगैर भी टैलेंट आ जाता है, तो सिस्टम वहाँ पर भी उतनी मेहनत नहीं करता और प्लेयर्स की ग्रीवियंसेस रहती हैं। बट अगर हम वैसे वेस्ट इंडीज़ की बात करें, आई थिंक क्या क्या उन्होंने, ब्रायन लारा हो गए, सर विवियन रिचर्ड्स हो गए, कॉर्टनी वॉश, एम्ब्रोज, और वेस्ट इंडीज की टीम का एक वर्ल्ड कप में होना used to be such a एक attraction, एक pull होती थी watching West Indies compete for any World Cup, and you could never really, like Pakistan, you could never really rule them out. और जब वो जीतते थे, जब वो T20 World Cup भी जीते, जिन circumstances में वो तब जीते थे T20 World Cup, nobody really saw it coming. But जो बात आपने की कि without a system also sometimes they flourished, but now तो World Cup में भी नहीं हमें नजर आते। Roman Powell, I mean when he took over as a captain, तो वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल में रैंक में 9वें-10वें नंबर पे थी T20 में। नाउ दे आर आई गेस सेकंड और थर्ड एंड दे रिमूव्ड हिम, दे सैक्ड हिम, आई डोंट नो व्हाई। सो ये इश्यूज जो है ना, वो सना ने बिल्कुल सही बात की कि प्लेयर्स के भी वो अपने, और विदाउट एनी रीज़न, उन्होंने कहा ना कि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स जो बोर्ड के अंदर है या वो कंट्री बेस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि कुछ उनके डिसीजन जो हैं वो बिल्कुल दे डोंट मेक एनी सेंस। हालांकि ग्लोबल टूर्नामेंट खेलने का एक उनका पैटर्न है जो बड़ा जबरदस्त है, 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए अब वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं बन रहे। और ये खाली मेंस क्रिकेट तक महदूद नहीं है, इनका वुमेन्स का डिएंडर डॉटन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 38 बॉल्स में 100 करने वाली वो प्लेयर है, फास्टेस्ट उसने लड़कियों का 100 किया हुआ है। वो कब से रिटायरमेंट लेके बैठी हुई है और वो लीग क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि जब बात करो तो गंडे की इंजरी होगी तो बोर्ड ने पूछा ही नहीं। मतलब उधर भी इस तरह की चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेटली होती हैं कि वो खुद ही बेचारे अपना रिहैब कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। आखिरी सवाल आज का रोहा मैं इसी से बल्कि लिंक करना चाह रही थी ग्रोथ से ही और गेम की ग्रोथ से ही। हुमायूं मीर का सवाल आया है जी, और वो ये है कि ओलंपिक्स में जो है वो क्योंकि 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये भी कंफर्मेशन आई है, तो पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। बहुत सी इसमें थ्योरीज आ रही हैं, अभी आई थिंक फुली खुद भी डिफाइंड नहीं है कि क्वालिफाइंग पाथवे होगा क्या इसका, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि जनरली जो होस्ट कंट्री होती है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो अगर आप 6 टीम्स की बात करें, इसका ये मतलब है कि टोटल टॉप की 5 टीम्स होंगी, एक तो यूएसए बनेगा ही बनेगा बिकॉज दे आर द होस्ट टीम। अब आप पूरे मुल्क, मतलब मजीद अब हमारे पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। पूरी दुनिया से आप 5 टीमें जब निकालेंगे, बीच में मैंने के कहने का मतलब ना ही समझो, क्योंकि बीच में मैंने ये भी सुना था कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की शायद एक टीम फील्ड होगी, इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट शायद बनेगा। बट अभी भी आई थिंक इसके ऊपर बहुत सोच विचार हो रही है आईसीसी की तरफ से कि क्या क्वालिफिकेशन का पैटर्न होगा। पर इवन 6 टीम्स हों या 5 टीम्स हों या जो भी क्वालिफिकेशन हो, इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। तो अभी 7th नंबर पे पाकिस्तान। देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया जो आपका एक एनकाउंटर होता है जिसको सारी दुनिया लुक फॉरवर्ड करती है, अगर वो ओलंपिक्स में नहीं होगा तो वो तो बड़ा उसका फ्लेवर ही चला जाएगा। आई थिंक दे विल फाइंड अ वे टू टेक इट टू द ओलंपिक्स। कहीं से बाई दे देंगे पाकिस्तान को कि आ जाओ। they might want to find a way, but Australia will not leave Olympic gold medal। ऑस्ट्रेलिया में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं कि हमारी ओलंपिक गोल्ड के लिए कौन सी टीम सेलेक्ट होनी है। वो तो इतने पहले सबसे पहले लेना होता है ना जिस चीज के जो भी टूर्नामेंट आता है, एक तो आप। सो आई थिंक न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे वोंट गिव इट इजी कि हमारी जगह कोई और जा सके। सो आप खुद अभी जरा बैठ के 6 टीमें लिखें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किन 6 टीमों को आप भेजेंगे ओलंपिक्स। चलिए, अभी हम ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जो बातें हैं वो नहीं टच करते। PSL चल रहा है, HPL PSL की फेस्टिविटीज़ चल रही हैं। यहाँ पर एक और ब्रेक हम लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज सो मच मोर फॉर ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको।
Welcome back after the break to the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. अब आगे बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ. कल द बिग मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, और ये हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में कल. ये एक वो जिसको बोलते हैं ना मार्की मैच होता है हमेशा PSL के अंदर, HPL PSL का बड़ा मैच. और सोहेल भाई, कराची वाले ने फिर नहीं आना मैच देखने की. ना समझो ना ही समझो. वो कहते हैं टीवी पे अच्छा नजर आता है. वैसे एक्चुअली लोगों का यही सबसे बड़ा वो है कंसर्न कि हम मैच देखने क्यों जाए, क्योंकि व्यू नहीं अच्छा मिलता. क्या वाकई इतना बुरा व्यू है कराची के स्टेडियम्स में? Well, मैंने हमेशा ग्राउंड के अंदर खेला है, सो आई डोंट नो. ये जिनने देखा हो उनसे पूछे, आई कांट आंसर. नहीं, आई थिंक अब व्यू बेहतर तो हुआ है टू बी ऑनेस्ट. जो स्टेडियम्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, अपग्रेड किया गया, उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं. जो एक ग्रिल लगी होती थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी कराची में आई. कराची का जो मैंने सुना है वो PSL के बाद प्रॉपर जो फेज़ 2 और फेज़ 3 की अपग्रेडेशन है वो उसके बाद होगी, बट पहले से बेहतर ज़रूर हुआ. लाहौर वाला स्टेडियम तो डेफिनेटली उसकी जो व्यू पॉइंट है वो बहुत बेहतर हुआ था. बट कराची में देखें, हम बात करते हैं, मैं पिंडी में भी काफ़ी लोगों से बात करी थी, इस दफ़ा क्राउड थोड़ा सा पिंडी में भी कम नज़र आया. जनरली बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि लोगों को बहुत लंबी वॉक करके जानी पड़ती है. वो भी एक एलिमेंट है. तो कराची में ऑलरेडी डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसके बाद जब आपको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. देखिए, मैच भी चलता है, कुछ 4-5 घंटे आपका मैच चलता है, उससे पहले आपको 1-2 घंटे आना होता है. वॉशरूम्स का इंतज़ाम, वॉक का इंतज़ाम, खाने पीने का रीजनेबल कीमतों में. खवातीन एंड फैमिली इंक्लोजर्स की जो हालात हैं इवन लाहौर में अब मुझे नहीं पता कैसे हैं, बट प्रायर टू द अपग्रेडेशन तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल था. PSL में तो आप सोच भी नहीं सकते. और ये भी सना ने जो बात की ना, मेनली इट्स हेक्टिक. वो उस वजह से खासकर फैमिलीज जो है ना, क्योंकि देखें आप बेसिकली तो आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए ना, तो उस एंटरटेनमेंट के लिए आपको उससे पहले 1-2 घंटे की अगर हैसल वो भी बच्चों के साथ अच्छा, अगर टीम के साथ लॉयल्टी है और टीम जीत रही है तो क्या ये चीज भी इफेक्ट करती है? क्योंकि कराची किंग्स से खुद भी परफॉर्मेंसेस वो नहीं है कि थोड़ा लोग सा आए उसका एलिमेंट जरूर आएगा, बट कराची में खाली कराची के प्लेयर्स तो नहीं है, वो तो सारी दुनिया और बाकी मुल्क से भी. देखिए, हमने तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जब पाकिस्तान खेल रही है तब भी उस तरह से क्राउड नहीं आया, जबकि कंपेयर टू दैट लाहौर में हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था. इट वाज अ पैक्ड हाउस और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. और ये दूर से चल के आने वाला सिलसिला लाहौर में भी है, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भी ऐसे ही है. जब आप घरों से बात करते हैं ना, लाहौर का एरिया फिर भी ठीक है, काफ़ी बड़ा शहर है, बट जो ट्रैवल डिस्टेंस बाय रोड भी है, जो ट्रैफिक की फिर भी सिचुएशन पर कराची वैसे भी एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से आना, और फिर बहुत से बिजनेस कम्युनिटी है, वो लेट फारिग होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं. बट आई थिंक दिल भी दुख चुका है कराची के में, और ऑप्शंस भी बहुत हैं आपके पास. लाहौर के अगेंस्ट देखिए दोनों एलिमेंट हैं. लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है, और ये जो हम बात करें सारी डिफ़िकल्टीज़ की, हर्डल्स की, हैसल्स की, एंड देन जब आप आते हैं तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की. तो आई थिंक कि दोनों का रोल है जिसकी वजह से आपको वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो क्राउड कम नज़र आ रहा है. अवेयर है कि वो जैसे तला ने कहा कि हमारे मतलब पंजाब में भी, वो चाहे लाहौर है चाहे रावलपिंडी है, यहाँ पे भी क्राउड सेम, क्योंकि सिक्योरिटी के जो कंसर्न है वो हर जगह पे हैं. तो मेयर्स जो हैं वो सिमिलर हैं. ये नहीं है कि कराची में सिक्योरिटी मेयर्स ज़्यादा लिए जाते हैं और यहाँ कम लिए जाते हैं. यहाँ पे भी आपको, अगर मैं पिंडी की बात करूँ तो आपको 1.5 बल्कि 2-3 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी पार्क करके देन वहाँ से PCB की गाड़ी में आना पड़ता है. तो ये हर जगह मुश्किल है. मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ, मुझे जो समझ आती है, इट्स जस्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट. पर उसकी वजह क्या हो सकती है लैक ऑफ इंटरेस्ट? क्या ये इनकन्वीनियंस इसकी वजह है, या मेरे ख्याल है मोबाइल फोन अगर घर छोड़ के आ जाए तो फिर शायद बेहतर फील करें कराची के लोगों से. एक्चुअली मैं इसीलिए मैंने एक बात दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी की थी कि PSL कोई पूछ रहा था कि बिगर एंड बेटर कैसे हो सकता है. तो मेरे नज़दीक जो एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट PSL में हो सकती है, दैट इज़ फैन एंगेजमेंट. आपके जो एसोसिएशन है अपने फैंस के साथ, आप देखिए बाकी दुनिया में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कोचिंग क्लिनिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो मीट एंड ग्रीट हो फैंस के साथ. यहाँ पर जिनके बहुत कांटेक्ट हैं टॉप लेवल पर, वो तो किसी डिनर पे या किसी और जगह शायद टीम को आके हेलो हाय कर दें,
پر ایک عام عوام کے لیے انگیجمنٹ اپنے پلیئرز کے ساتھ وہ بہت مشکل بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ فرینچائز کرکٹ کا فین ایکسپیرینس جو آپ نے بات کی. ہماری تو فرینچائزز سال کے بعد پی ایس ایل کے اس میں نظر آتی ہیں, اس کے بعد سوائے کہیں کہیں لاہور قلندر کا نام سننے کو مل جاتا ہے, وہ بھی اب میرے خیال میں ٹیلنٹ ہنٹ کچھ نہیں کر رہے. بائی اسلام آباد تو وہ سو جاتے ہیں. ظاہر ہے نا وہ ہر اب فرینچائز کے اپنی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ اب کیونکہ لاہور اور کراچی کی بات کریں تھا, لاہور کراچی کا کافی انٹرسٹنگ رائیولری اس لیے ہے کیونکہ کراچی خود سیزن میں جیت رہے ہوں یا نہ جیت رہے ہوں, لیکن لاہور کے اگینسٹ کچھ اور ہی ان کو ہو جاتا ہے. اور لاہور نے 2022 والے سیزن میں لاسٹ کراچی کو ہرایا تھا, اس کے بعد لاسٹ 2 سیزنز لاہور قلندرز ہیو ناٹ بیٹن کراچی کنگز. سو دیٹ از سم تھنگ جو کراچی کنگز چاہیں گے کہ ڈیوڈ وارنر ان کا ریکارڈ خراب نہ کریں اور ان کے انڈر بھی اب وہ جیتے اگینسٹ لاہور. ہاں جی, آئی تھنک ڈیفینیٹلی کراچی از آن دا رول. جس طرح کی ان کو مومنٹم ملا ہے, پہلا میچ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلے ہیں, لاہور ایک جیتا ایک ہارا ہے, اور کراچی کھیلا بھی کراچی میں, تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ایج ضرور ہوگا کراچی کے پاس. اور یہ میچ ہوتا ہی ایسا ہے کہ آپ چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ لے لیں یا پی ایس ایل لے لیں, ایک بڑا میچ ہے, اور آئی تھنک مزہ آنا چاہیے. اور ہوپ فلی کل ہمیں تھوڑا سا کراؤڈ ذرا بہتر نظر آئے گا کراچی. میرے خیال میں ہوگا کیونکہ وہ کراچی اور وہ لاہور کی رائیولری جو ہے نا, آئی ہوپ کہ کراؤڈ کل اچھا ہوگا, اور میچ بھی اچھا ہونا چاہیے. لاہور بھی پہلے میچ کے بعد تھوڑی فارم انہوں نے ری گین کی, ایک اچھا میچ جیتے, اور کراچی نے سٹارٹ برا لیا بٹ پھر جو بیٹنگ میں انہوں نے چیز ڈاؤن کیا, جب آپ اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کر لیتے ہیں تو آئی تھنک کہ وہ اٹ سیلف از اے مورال بوسٹر فار یور ٹیم, کہ آپ میں بلیو اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ کانٹیسٹ. ہاں جی, کیا خیال ہے, ون پریڈکشنز لے لی جائیں پھر. اب بڑا مزیدار ہمارا سیگمنٹ ہے which is called Pick the Winner. میرے خیال ہے آج ہم روحا سے شروع کرتے ہیں. لاہور ورسز کراچی, آپ کے اپنے کچھ جذبات کا اظہار آپ نے کیا تھا تھوڑی دیر پہلے بریک میں, لیکن بتائیے وہ والے ہم آن ایئر نہیں بولیں گے, وہ جو مثال دی تھی وہ بھی دے دینا یار. کچھ چیزیں ہم بریک تک ہی چھوڑیں گے, کچھ چیزیں ہم بریک تک ہی چھوڑیں گے, لیکن لاہور کیونکہ میں لاہور سے ہوں تو obviously I will support Lahore, as will you. Taha, I am assuming, unless you have changed your loyalties now. No, I haven't changed my loyalties, but I have my loyalties with Karachi as well. I've spent a considerable part of my childhood in Karachi as well. تو میں ایک کافی equal لیتا ہوں لاہور اور کراچی کو. My team for tomorrow will be Karachi actually. Okay, Karachi in Karachi ٹھیک ہے, I think reasonable ہے. آپ ڈیٹا کے ساتھ جا رہے ہیں. تھا سہیل, I'll go with Lahore. اوکے, انپریڈکٹیبل ہیں تو بس بھائی ان کے وہی جو شعیب بھائی نے کل کہا تھا یا عرش پہ ہے یا فرش پہ ہیں. لیٹس سی کل. چلے اب 2 لاہور کے ہو گئے ہیں تو میں تو کراچی کے ساتھ ہی پھر جاؤں گی تاکہ ذرا بیلنس ہمارا پینل کا بھی رہے. چلے ٹھیک ہے, آئی تھنک فیئر انف. 2 for 2 لاہور اینڈ کراچی کا آئی تھنک ہمارے پاس ایکول وہ آ گیا. لیکن فینس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس میں لاہور کے خاص طور پہ اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیونکہ یہ پہلا میچ 8 وکٹ سے ہارے ہیں, دوسرا 79 رن سے جیتے ہیں, تو اس وقت بہت مشکل ہے تاہا پریڈکٹ کرنا کہ کون سے والی لاہور قلندرز ول ٹرن اپ ٹمورو. اینڈ اوبیسلی شاہین پلینگ اگینسٹ ڈیوڈ وارنر جو کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے اس طرف, یہ کیسا بیٹل ہوگا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, شاہین شاہ افریدی ورسز somebody like ڈیوڈ وارنر. دیکھیے جنرلی شاہین کا رائٹ ہینڈ بیٹرز کے اوپر تو بہت ہی زبردست جو ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیفٹ ہینڈر میں کبھی کبھی وہ اسٹرگل بھی کر جاتے ہیں, اور مجھے یاد ہے شاید سائم ایوب کو اوپن پہ لایا ہی اس لیے گیا تھا انیشلی پشاور زلمی کی طرف سے, جب شاہین کے بہت اچھے اسپیلز اس وقت ہو رہے تھے اور ان کو لے آئے تھے وہاں پہ, جو بڑا فائدہ ہوا ان کو بھی. تو آئی تھنک لیفٹ ہینڈر پہ تھوڑا سا میں لگتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ افیکٹونیس ان کی ایز کمپیئر ٹو دا رائٹ ہینڈر کم ہوگی. اور ڈیوڈ وارنر بھی ڈیو ہیں, پچھلے میچ میں رنز نہیں کر سکے, اور بہت کم ہوتا ہے کہ بیک ٹو بیک میچز میں ڈیوڈ وارنر کا آپ فیلئر دیکھیں گے. تو آئی تھنک دونوں اوبیسلی بڑا تگڑا آئیں گے, اور لاہور کو اس لیے بھی سپورٹ نہیں کری کیونکہ یہ پریڈکشن میں سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں ایکسپرٹ کو. جس وقت ہم ان کے اوپر بیک کرتے ہیں تو یہ فرش پہ آ جاتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے تو I think they're a true reflection of the Pakistan. But I think لاہور again میچ اگر پنڈی میں ہو رہا ہوتا تو ڈفرینٹ بات تھی. کراچی میں I feel کراچی is much stronger than لاہور. یہاں ایک میچ جیتے ہیں, کیا مطلب ایک میچ جیتنے سے ہوم ایڈوانٹیج مل گیا. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس سی. ابھی یہ انٹرسٹنگ بیٹل ہے. تاہا کہ ابھی تک ویسے اچھے جا رہے ہیں, رائٹ کیسز. چلیں تاہا, اب آپ کا فیوریٹ راؤنڈ آ گیا. جی, ہم اب جاتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف which is the MVP, most valuable.
Taha, do you want to start? Yes, I can. I think मैं सबसे पहले मैं आज भी डेविड वार्नर को चुनूंगा. डेविड वार्नर की तरफ से ड्यू है. पहले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बट what a fantastic player he is. So I will place my bets on David Warner. चलें, सना. मैं भी डेविड वार्नर पे ही जाना चाह रही थी बिकॉज क्या नाम है, वही बात है कि वो बैक टू बैक 2 मैचेस में एक तो फेलियर कम देखा है और दूसरा बिग मैच, बिग ओकेजन प्लेयर हैं, तो लाहौर के साथ एक बड़ा मैच है, बट उन्होंने अब डेविड वार्नर ले लिया तो आई विल गो विद टिम साइफर्ट. चलें, सुहेल. कि विलियमसन आ गए हैं या नहीं? अभी भी नहीं नहीं, आए. आई डोंट थिंक अभी वो आएंगे. I'll go with Daryl Mitchell. ओके, इनका भी हमें वो मैच विनिंग देखना है, नॉक, जिसके लिए इनको लाया गया है इस पूरे उसमें. राइट, माय एमवीपी फॉर टुमारो इज सिकंदर रजा. आई फील लाइक ही somehow always flies under the radar. उनकी अभी तक हमने वो वाली परफॉर्मेंस इन 2 मैचेस में तो नहीं देखी है, लेकिन रोहा प्रेशर नहीं डाल रही, पर सिकंदर तक बात गई तो फिर रहने ही दो. हाँ, वैसे ये भी है. खैर, उन्होंने कह दिया है डेरिल मिचेल और अब्दुल्ला कर ही रहे रन. शाहीन या अब्दुल्ला चूज करना चाहिए. ऊपर से जीतो तो जीतो. भाई अब्दुल्ला तो कर ही रहे रन. फखर जमान को आप कैसे वो कर सकते हैं? चलो, हो गए. फखर का भी एक हमने देख लिया, अब्दुल्ला के भी देख लिए. सबकी बारी आनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है. Let's see. सिकंदर रजा, if you're watching, please. कान बंद कर दो. फेस सेविंग आपने करनी है. चले, आई थिंक हमारी एनालिसिस तो कंप्लीट हो गई है. अब देखना ये होगा कि ये ताहा ऑल इम्पोर्टेंट मुकाबला जिसको हम कहते हैं राइवलरी, आज राइवलरी है PSL की लाहौर और कराची में. अब हमारे पैनल की भी राइवलरी बन गई है, तो अब देखना होगा कि कल किसकी टैली में स्कोर लगता है. शाहीन का लिए अगेन बड़ा दिन है, और आप सोहेल, आपकी क्या सजेशन होगी? हाउ शुड ही अप्रोच दिस? देखिए, अब आगे वो बात कर रही थी डेविड वार्नर के अगेंस्ट, तो आई गेस के अगर वो मिक्स करें, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था ही हैज़ लर्न दैट इन स्विंग आर्ट, तो मुझे अभी भी आई फील कि वो उसको बड़ा कम यूज़ करते हैं. एवरीबडी नोज़ कि ही ब्रिंग्स बॉल इन, तो उनको अब उसको काउंटर करने के लिए अगर वो ज़्यादा अवे स्विंग यूज़ करें और उसको सरप्राइज डिलीवरी रखें, तो आई थिंक ही कैन बी मोर सक्सेसफुल. ताकि वो जो लोगों के जहन में है ना, मैं एज ए बैटर जाऊंगा, कोई भी जाएगा उसको पता है शाहीन ने आते ही अंदर इन स्विंग यॉर्कर मारना है, तो उसको उन्होंने अगर वो एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे रखें एंड यूज़ दैट अवे स्विंगर विच ही कैन डू इट वेरी वेल, वो जो अक्रॉस जाते हैं, तो उसमें जब वो करें ना, जिसको वो कहते हैं कि ट्रैप करना, सेटअप करके करेंगे ना, तो आई थिंक ही विल बी मोर. और अगेंस्ट वार्नर उनकी बाजू बड़ी अच्छी खुलती है टुवर्ड्स कवर. आउटस्विंग पे वो लेफ्ट आर्म आउटस्विंग के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको अंदर आता हुआ बॉल थोड़ा सा परेशान करता है. तो आई होप के शाहीन विल यूज हिज स्मार्टनेस. और he's a match winner. We all know he's a match winner. on पिछले मैच में उन्होंने किया, वो शुरू के 2 विकेटें दिला के उन्होंने बैकफुट पे कर दिया था, और अगर कल भी वो उस तरह का ऊपर से 2-3 विकेटें ले लेते हैं, तो आई थिंक के शाहीन विल बी की. जी, तो बड़ा मुकाबला कल, लाहौर वर्सेस कराची. वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम. आज के एनालिसिस यहीं तक थे. अब कल के बड़े मैच के बाद हम दोबारा आएंगे और डिस्कस करेंगे. You are watching us on the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Have a really, really good night.